सुप्रभात। मेरा नाम सूरज मेहता है और मैंने नीट जेआरएफ एग्ज़ाम जो जून 2024 में हुआ था उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट से 99.41 परसेंटाइल के साथ वो वाला एग्ज़ाम क्लियर किया है। आज की इस पेपर में हम सीजी सेट 2018 जो पेपर 2 हिस्ट्री का हुआ था उसका फाइनल आंसर किया आया था, उसको डिस्कस करते हैं। सिर्फ इसमें फाइनल आंसर की डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ताकि आपको ये सहायता मिल सके कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर लिया गया था घर के। तो फिर ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से किस नाम से गुप्त साम्राज्य के प्रांत जाने जाते थे? तो इसके प्रांत भुक्ति के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्त तथा गुप्तोत्तर कालीन समाज में कायस्थ नामक संप्रदाय निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता था। तो यह संप्रदाय पुष्टपाल और अक्षपटलिक नाम से भी, इसका ऑप्शन डी है आंसर, बी और डी, ये नाम से भी जाना जाता था। थर्ड वाला क्वेश्चन है, शिवाजी के अधीन मंत्रिमंडल को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। फिर क्वेश्चन है, शाह वलीउल्लाह निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले विचारधारा से संबंधित थे? तो यह नक्शबंदी विचारधारा से संबंधित थे। पांचवा क्वेश्चन है, अरेको बुद्धिस्ट मूर्तिकला एक नाम है जिसका संबंध है? तो इसका संबंध गंधार शैली से है। फिर 6 क्वेश्चन है, अमीर याकूर निम्नलिखित को कहते थे? तो जो अशोशाला का अध्यक्ष रहता था उसे अमीर याकूर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने यह विचार व्यक्त किया का घृणा योग्य में ब्रिटिश आर्थिक नीति है? यह विचार जो व्यक्त किया था वो दादा भाई नेहरूजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, साम्राज्यवाद का उद्भव हुआ था? तो ये 17वीं सदी में हुआ था। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता में जल भंडारण के उद्देश्य से निर्मित बांध को कहा जाता था? तो इसे गबर भांड के नाम से जाना जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, अगुरनुमय मौर्य अधिकारी थे इनका काम था शाही महल का निर्माण करना। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा मध्य पाषाण युगीन स्थल है? जो बागौर स्थल है वो भारत में मध्य पाषाण युगीन सबसे बड़ा स्थल है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, अलेक्जेंडर द्वारा उत्तर पश्चिम के आक्रमण का सबसे शीघ्र एवं अनपेक्षित परिणाम यह था कि इसने संपूर्ण राष्ट्र का मौर्य विजय को शीघ्र पूर्ण किया। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह टिप्पणी की थी? तो यह टिप्पणी जो की थी वह डीडी कौशाम्बी महोदय ने की थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो भीम कदाफी जो कुषाण शासक था उसने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सातवाहनों के अधीन दक्कन के सामाजिक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो सत्य कथन है वह है, शासक अपनी पिताओं के स्थान पर अपनी माताओं के नाम अपने नाम के उपसर्ग के रूप में लगाते थे, यह सत्य कथन है। लोग अपनी जातियों के बजाय अपने व्यवसायों के द्वारा जाना जाते थे, ये भी सत्य कथन है। और विदेशी अथवा यवन समाज के सदस्यों के रूप में स्वीकार्य थे, ये भी सत्य कथन है। लेकिन जो सत्य नहीं है वो ऑप्शन सी सत्य नहीं है। धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों द्वारा समाज विभाजित था, यह असत्य कथन है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 जो है वह है, 18वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत में स्वतंत्र शक्तियों के रूप में निम्नलिखित राजवंश का उद्भव हुआ था। तो इसको क्रम के अनुसार दर्शाने वाला उत्तर चुनिए था। तो इसमें पहला जो था पाल वंश पहले था, सेकंड में था चोल, फिर उसके बाद आया था कल्याणी के चालुक्य, फिर अंत में आया था कलचुरी वंश। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है 16 है 16, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? जो शैलाश्रय है वो भीमबेटिका में पाया गया है, यह युग्म सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? तो यह द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो कालशोक के शासनकाल में हुई थी, इसलिए यह द्वितीय बौद्ध
इसलिए यह ऑप्शन जो बी है, द्वितीय बौद्ध संगति कालशोक के काल में हुई थी, यह सत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है, कुषाण युग में निम्नांकित कौन सा व्यापारिक मार्ग व्यस्ततम था? तो पुरुषपुर से मथुरा जो है, ऑप्शन बी, ये सबसे व्यस्ततम व्यापारिक मार्ग था। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत के इतिहास का सही ऐतिहासिक कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो इसका सही ऐतिहासिक कालक्रम है, सबसे पहले आया था महापाषाण संस्कृति, फिर आया था संगम युग, फिर आया था मौर्य शासनकाल और अंत में आया था पल्लव शासनकाल। ये सही सुमेलित ही है, ABCD। फिर क्वेश्चन नंबर 20 जो है वह है, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोडों को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो फुतुह जो है वह ऐच्छिक दान है, समा जो है सूफी संगीत समागम है, फिर बरकत जो है, बरकत है जो सूफी द्वारा अर्जित आध्यात्मिक शोभा है वह बरकत है, और मलफूज जो है वो सूफी संतों के वार्तालाप है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, मुगल दरबार में किस भाषा का प्रयोग होता था? तो इसका आंसर था फारसी भाषा का प्रयोग मुगल दरबार में होता था। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, मुगल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जो द्वितीय था वो मुगल राजवंश का अंतिम शासक था। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है उसको चुनना था। तो इसमें जो सही कथन था वह है, शिवाजी ने अपने क्षेत्र में दक्कन की शक्तियों की घुसपैठ को नियंत्रित किया, यह सही कथन है। फिर ऑप्शन बी, उन्होंने 1664 में सूरत को लूटा, ये दोनों सही कथन है। और ऑप्शन में दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है उसको चुनना था। तो ऑप्शन सी और डी, ये ऑप्शन जो डी दिया है, सी और डी, ये दोनों सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है, इन्होंने शाइस्ता खान और मिर्जा राजा जयसिंह के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया, यह सही नहीं है। फिर ये भी है, शिवाजी की शक्ति को कमजोर करने के उद्देश्य से मुगलों ने बीजापुर एवं गोलकुंडा का मुगल साम्राज्य में विलय किया, ये भी गलत है। बाकी पहला, शिवाजी ने अपने क्षेत्र में दक्कन की शक्तियों की घुसपैठ को नियंत्रित किया, यह सही है। उन्होंने 1664 में सूरत को लूटा, यह सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, मुगल पूर्व चित्रकला में किसके प्रभाव का अभाव था? तो इसमें जैन पुस्तक चित्रण और गुजरात शैली चित्रकला, ये दोनों का अभाव था। फिर क्वेश्चन नंबर 25, सूचीबद्ध भक्ति संतों को सूची 2 में उनके कार्य क्षेत्र से सही मिलान कीजिए। जो नामदेव थे वो महाराष्ट्र के थे, चैतन्य महाप्रभु बंगाल एवं उड़ीसा के थे, शंकर देव थे वो असम के थे, और जो नरसिंह मेहता थे वो गुजरात के थे। नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल एवं उड़ीसा, शंकर देव असम, नरसिंह मेहता गुजरात, ये ऑप्शन 20 का सही था। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, अभिकथन है, चोल राजाओं ने जागीरदारों की शक्ति को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए ग्राम सभाओं की स्वायत्त शक्ति प्रदान किया। फिर कारण जो है, चोल स्वयं में उनके अधीन सामंतों की एक उल्लेखनीय सीमा तक उपेक्षा करने में सक्षम थे। इसमें अभिकथन जो है वो गलत है और ये कारण जो है सही है। तो अभिकथन जो दिया है, चोल राजाओं ने जागीरदारों की शक्ति को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए ग्राम सभाओं को स्वायत्त शक्ति प्रदान की, यह गलत है। और फिर जो कारण जो है, चोल स्वयं में उनके अधीन सामंतों को एक उल्लेखनीय सीमा तक उपेक्षा करने में सक्षम थे, यह सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित नेताओं को उनके आंदोलन से मिलाइए। तो जो गंगा नारायण थे वो भूमिज विद्रोह से संबंधित थे। अल्लारू सीताराम राजू थे, ये मुंडा रंपा आंदोलन से संबंधित थे। सिद्धू और खानू थे वो संथाल विद्रोह से संबंधित थे। और जो भीमराव अंबेडकर थे वो महार आंदोलन या महार सत्याग्रह से संबंधित थे। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, गिल्ड के नेता कहलाते थे, तो इसके नेता जेठक कहलाते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है,
सती के मूल स्रोत की समस्या और इसकी निरंतरता का घनिष्ठ संबंध है। तो इसका घनिष्ठ संबंध है वैवाहिक पद्धति के विवरण से, वैवाहिक और पारिवारिक पद्धति के विवरण से, या दोनों से इसका घनिष्ठ संबंध है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, औपनिवेशिक कलकत्ता का गठन इन गांवों को मिलाकर किया गया था। तो कलकत्ता, सुल्तानाती, गोविंदपुर, तो ये तीनों को मिलाकर जो औपनिवेशिक कलकत्ता का गठन किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, भारत से ब्रिटेन को निर्यात की जाने वाली कच्चे माल और खदान पर बनी औपनिवेशिक निर्यात नीति के संबंध में क्या सही नहीं है। तो इसके संबंध में क्या सही है हम उसको पहले देख लेते हैं। इसके कारण भावी कृषि उत्पादों का अभाव और अकाल की नींव डाली गई। इसके कारण कच्चे पदार्थों की कीमत में वृद्धि होने लगी। इसके कारण कृषि उत्पाद सरप्लस देश से बाहर निकल गया। यह तीनों सही हैं। और जो सही नहीं था वह था, इसके कारण बेईमान व्यवसायियों को अत्यधिक लाभ हुआ। यह सही नहीं था। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित किस रूप से आदि औपनिवेशिक काल के किसान एवं आदिवासी विद्रोह को इतिहासकारों ने आज तक कोई महत्व होने पर विचार नहीं किया। तो इसमें जो विचार किया गया था वह था, विद्रोह को कानून व्यवस्था की समस्या समझा गया, विद्रोहियों को सभ्यता का विरोध करने वाले आदिम असभ्य कहा गया, विद्रोह को आधुनिक राष्ट्रवाद का पूर्व इतिहास के रूप में प्रदर्शित किया गया। इसके महत्व पर विचार किया गया था, लेकिन जिसके महत्व पर विचार नहीं किया गया था वह था, विद्रोह ने ग्राम समाज में शक्ति संबंध की स्पष्ट जागरूकता का बोध कराया, जिसके फलस्वरूप इस प्राधिकार ढांचे को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। इस पर विचार नहीं किया गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, औपनिवेशवाद के दूसरे चरण में भारत को बनाया गया। तो इसके दूसरे चरण में भारत को निर्यात के लिए कच्चे माल का स्रोत में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का एक खुला बाजार, इन दोनों के रूप में इसको बनाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रवादी राजनीति और संप्रदायवादी राजनीति के बीच प्रधान अंतर के रूप में देखा नहीं जा सकता। तो इसमें जो देखा नहीं जा सकता वह है, राष्ट्रवादी मूल रूप से हिंदू थे तथा संप्रदायवादी अधिकतर मुस्लिम थे। और सी है, राष्ट्रवादी ब्रिटिश विरोधी थे जबकि संप्रदायवादी ब्रिटिश पक्षधर थे। ये दोनों को नहीं देखा जा सकता। ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। और जो देखा जा सकता था वह था, राष्ट्रवादी विदेशी सत्ताधारी के विरुद्ध रणनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे जबकि संप्रदायवादी विदेशी सत्ताधारी से समर्थन पाने में लगे हुए थे। इसे देखा जा सकता है। और जो नहीं देखा जा सकता वो ए और सी था, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ए और सी, इसको दोनों को नहीं देखा जा सकता। फिर है क्वेश्चन नंबर 35, औरंगजेब द्वारा राजकोष के संबंध में लिया गया कदम काफी दुर्भाग्यपूर्ण था। यह कदम क्या था? तो यह कदम था जजिया को पुनः लागू करना, हिंदू तथा मुस्लिम सौदागारों पर भेदभावपूर्ण सीमा शुल्क लगाना। बी और सी जो था ऑप्शन डी में, ये दोनों दुर्भाग्यपूर्ण कदम था। फिर है, भारत में प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में प्रथम जूट मिल कलकत्ता में स्थापित हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था? तो ये भू राजस्व नीति के परिणाम क्या क्या थी? किसानों की बढ़ती हुई गरीबी, किसानों पर बढ़ता हुआ ऋण भार और हस्तशिल्प उद्योगों का नाश। ये तीनों भू राजस्व नीति का परिणाम था। और उसका जो परिणाम नहीं था वो जमींदारी का विस्तार इसका परिणाम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 38 है, 19वीं शताब्दी में भारत के किस क्षेत्र से पूंजी का निवेश लाभ गारंटी योजना के अंतर्गत हुआ? तो ऑप्शन ए था रेल निर्माण उद्योग। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में निम्नलिखित अर्थव्यवस्था अपनाई। तो यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी स्वतंत्रता के पश्चात। फिर है क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित कार्य पर विशेष जोर दिया गया। तो कृषि विकास पर विशेष जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण था। तो इसका मुख्य कारण था नगरीकरण। फिर है क्वेश्चन नंबर 42,
सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान कीजिए तथा निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कौशल। कौशल है सरावस्ती। गोमधर जो है वो तक्षशिला है। सुरसोन है वो मथुरा है, इसकी राजधानी। वत्स है जिसकी राजधानी थी कौसंबी। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में नहीं है? तो जो गुजरात में स्थल है वो क्या है? सुरकोदड़ा जो है वो गुजरात में स्थित है। लोथल है। और दीसल फूल गुजरात में स्थित है। और काजेंडेर है, ये गुजरात में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हड़प्पा संस्कृति में निम्न में से पूर्ण रूप से झुलसी ईंटों से निर्मित सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? तो जो सबसे बड़ा इमारत था वो धान्यागार था। धान्यागार। फिर क्वेश्चन नंबर 45, राजा पर आश्रित ब्राह्मण राजा के बगल में राजगद्दी से नीचे जाने वाली गद्दी पर बैठता है, परंतु वह राजा से ऊपर होता है। यह किस रचना में उल्लेखित है? यह ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उसमें उल्लेखित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तर वैदिक पाठ से संबंध पुरातत्व संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो इसे धूसर चित्रित पात्र के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है, मौर्य साम्राज्य के पतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो कथन सत्य है वह है, अशोक के पश्चात शासकों के त्वरित उत्तराधिकार ने प्रशासन पर साम्राज्यवादी नियंत्रण कमजोर कर दिया। अशोक की धम्म नीति ने साम्राज्य की सैनिक शक्ति कमजोर कर दी। साम्राज्य इतना विस्तृत था कि अशोक के उत्तराधिकार नियंत्रित न कर सके। यह उसके पतन के संबंध में सत्य कथन था, लेकिन जो सत्य नहीं था वह है, पड़ोसी राज्य के आक्रमणों ने मौर्य साम्राज्य को भी खंडित कर दिया। यह असत्य कथन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 48, संगम काल में निम्नलिखित महाकाव्यों की रचना हुई? तो इस काल में शिल्पादिकरम और मणिमेखले, इन दोनों जो महाकाव्य है उसकी रचना की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, पूर्व मध्यकालीन भारत में सामंतवाद के उद्गम एवं विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन बी, राजाओं ने अपने मंत्रियों, सैनिकों, संबंधियों तथा ब्राह्मणों को भूमि दान दिए। यह कथन सत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर है 50, पूर्व मध्यकालीन भारत के स्थानीय राजवंश और उनकी राजधानियों को सुमेलित कीजिए। तो जो परमार वंश थी उनकी राजधानी धार थी। कलचुरी राजवंश थी उसकी राजधानी त्रिपुरी थी। गढ़वाल वंश जो था उसकी राजधानी कन्नौज थी। और चौहान राजवंश था उनकी राजधानी अजमेर थी। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित को मिलाइए। अष्टाध्यायी की रचना पढ़नी ने की थी। नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। बुद्धचरित, इसकी रचना अश्वघोष ने की थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 52, क्षय इस संसार के सारे जड़ चेतन में अंतर्निहित होता है और यह अथक कर्मठता के साथ आपके स्वयं के मोक्ष के लिए निरंतर कार्यरत रहता है। यह शब्द किसने कहा है? यह शब्द बुद्ध ने कहा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 53, गुप्त साम्राज्य विभाजित था, तो यह भुक्तों में विभाजित था। यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी भूभाग पर अपना आधिपत्य जमाया? तो जो यादव की भूभाग्य था उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने अपना आधिपत्य जमाया। फिर है क्वेश्चन नंबर 55, निम्न राजवंश को उनके द्वारा शक्ति क्षेत्र से मिलान कीजिए। तो जो यादव राजवंश थे वो देवगिरी पे था। काकतीय राजवंश जो था वो वारंगल में था। होयसल राजवंश द्वार समुद्र में था। पांडे जो थे वो मथुरा में थे। 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच निर्मित द्रविड़ शैली के निम्नलिखित मंदिर हैं। तो इसका आंसर था ऑप्शन ए, ये बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और श्रीरंगम मंदिर जो है वो 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच निर्मित द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 57, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर किससे संबंधित है? तो यह गुप्त काल से संबंधित है। गोलकुंडा का कुतुब शाही राज्य किस कारण विश्व प्रसिद्ध था?
तो यह जो प्रसिद्ध था वो अपने वस्त्र और हीरा के कारण विश्व प्रसिद्ध था। फिर है दीवान ई को ही कृषि संबंधित विभाग विशेष तौर पर मोहम्मद बिन तुगलक ने किस लिए चुना था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था दीवान ई को ही जो कृषि विभाग से संबंधित था उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने जो चुना था, उसका रीजन था राज्य के प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता तथा राज्य के देखरेख में अकृषित भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए गठित किया गया, या और ऑप्शन बी है राज्य के खर्चे पर सिंचाई व्यवस्था आरंभ करने के लिए गठित किया गया। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों सही हैं। इसमें ये जो सही उत्तर चुनिए उसमें ऑप्शन बी दिया गया, जिसमें ए और बी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है उत्तर भारत में इस्लाम की स्थापना करने में एकता प्रथा का बहुत बड़ा हाथ है। और फिर है कारण जो है इस संस्था के माध्यम से सुल्तानों ने तुर्क अभिजातों पर नियंत्रण करना चाहा। तो इसमें कथन ये जो है वो असत्य है। उत्तर भारत में इस्लाम की स्थापना करने में एकता प्रथा का बहुत बड़ा हाथ था, यह असत्य है। किंतु इसका जो कारण है इस संस्था के माध्यम से सुल्तानों ने तुर्क अभिजातों पर नियंत्रण करना चाहा, यह सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 62 सूची 1 में विजयनगर के शासकों को सूची 2 में दी गई उनके राज्यों में आए विदेशी यात्रियों का सही मिलान कीजिए तथा निम्न कूट से सही उत्तर दीजिए। तो इसमें जो देवराय प्रथम था वह जो आया था निकोलो डी कोंटी, देवराय प्रथम जो राजा था उसके शासनकाल में निकोलो डी कोंटी आया था। देवराय द्वितीय था, इसके शासनकाल में अब्दुल रजाक आया था। फिर जो कृष्ण देवराय था इसके शासनकाल में डोमिगो पायस और दुर्धर्तो बारबोसा जो था यात्री थे, ये दोनों आए थे। और जो अच्युत देवराय थे जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, इसके काल में नुन्निज जो यात्री था नुन्निज वो आया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 63 जागीरदारी संकट गहराने का कारण था जागीर भूमि की कमी तथा जागीरदारों की संख्या में वृद्धि। यह अभिकथन दिया गया है, इसमें कारण दिया गया है समस्या समाधान के रूप में बीजापुर तथा गोलकुंडा क्षेत्र को औरंगजेब ने बलपूर्वक हथिया लिया था। तो इसका जो सही आंसर था वो अभिकथन जो था वो सत्य था। अभिकथन मतलब जागीरदारी संकट गहराने के कारण था जागीर भूमि की कमी तथा जागीरदारों की संख्या में वृद्धि, यह कथन सत्य है। लेकिन इसका कारण जो दिया गया है समस्या समाधान के रूप में बीजापुर तथा गोलकुंडा क्षेत्र को औरंगजेब ने बलपूर्वक हथिया लिया, यह कारण जो है वो गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है औरंगजेब की धार्मिक नीति अकबर द्वारा अपनाई नीति से बहुत भिन्न थी, यह अभिकथन है। और इसमें कारण जो दिया गया है वह अकबर से अधिक व्यवहारवादी तथा उदारवादी था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ये कथन जो है औरंगजेब की धार्मिक नीति अकबर द्वारा अपनाई गई नीति से बहुत भिन्न थी, यह कथन सही है। और फिर कारण जो दिया गया है वह अकबर से अधिक व्यवहारवादी था उदारवादी था, बिल्कुल अपोजिट दिया गया है। जो औरंगजेब था वो अकबर के कंपेयर में बहुत कट्टर था और अपने धर्म को अधिक तरीके से या अपने धर्म मुसलमान धर्म को मानने पर अत्यधिक जोर देता था। फिर है क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित कथन को पढ़िए। हुमायूं ने 1540 में शेरशाह द्वारा पराजित हुआ। उसने 1555 में दिल्ली और आगरा को फिर से जीत लिया। द्वितीय पानीपत के युद्ध के पश्चात उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन ए और बी था। हुमायूं ने 1540 में शेरशाह द्वारा पराजित हुआ। उसने 1555 में दिल्ली और आगरा को फिर से जीत लिया। द्वितीय पानीपत के युद्ध के पश्चात ये गलत है। प्रथम पानीपत का युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था उसमें मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। और जो द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था वो 5 नवंबर 1556 में हुआ था। वो अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था। उसके बाद जो मुगल वंश था वो कंटिन्यू हो गया था, बीच में जो हुमायूं के शासनकाल में था 1540 से लेके 1555 के बीच सूरवंश आ गया था जिसमें शेरशाह सूरी ने शासन किया था। लेकिन जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 को, उसके बाद अकबर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य को पराजित किया। उसके बाद जो
मुगल वंश था वो कंटिन्यू चलना स्टार्ट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर की राजपूत नीति के संबंध में सत्य है? तो अकबर के राजपूत नीति के संबंध में जो सत्य कथन है वह है, उसने अपने साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए राजपूत का समर्थन प्राप्त किया। यह कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है, मुक्तब उल लुबाब नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यह पुस्तक जिसने लिखा है वह है मोहम्मद खफी खान जो है, उसने मुक्तब उल लुबाब नामक पुस्तक जो लिखा है वो खफी खान ने लिखा है। इसका पूरा नाम दिया गया मोहम्मद हासलिम खफी खान। इसका जो राइटर का नाम है मुक्तब उल लुबाब, वो खफी खान द्वारा रचित है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, जब्ती भू राजस्व व्यवस्था मुगल प्रशासन के अंतर्गत भूमि उत्पादन के कितने अंश को लगान के रूप में निर्धारित किया जाता था? तो इसका जो 1/3 था उसे लगान के रूप में निर्धारित किया जाता था। 69 है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियाँ की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई थी? तो जो औरंगजेब था उसके शासनकाल में यह सर्वप्रथम भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं सर्वाधिक फारसी कृतियाँ की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 70 जो है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल 17वीं शताब्दी में सोरा, नील और अफीम के एक साथ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो जो बिहार अंचल था वो सोरा, नील और अफीम के एक साथ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग को निषिद्ध किया? तो जो जहांगीर था, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, उसने तंबाकू के प्रयोग को निषिद्ध किया था, मतलब उसको बंद करा दिया गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 72, मुगल वंश की किस महिला का नाम सिक्कों और फरमानों पर शासकों के साथ अंकित किया जाता था? तो जो जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां, उनका नाम मुगल वंश के सिक्कों एवं फरमानों पर शासक के साथ अंकित किया जाता था। फिर है सन 1843 में जब सिंध पर अंग्रेजों ने कब्जा किया तब भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलन जो था, वो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत की यंग सिविल सर्वेंट्स को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से खोली गई फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी वो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 75 जो है वह है, सन 1760 के वांडीवास के युद्ध में कौंड दी लाली को परास्त करने वाला अंग्रेज जनरल कौन था? तो जो एरिक वुड था उसने कौंड दी लाली को 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित किया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 76, राज्यों में किस अधिनियम के अधीन डायरकी शासन लागू किया गया? तो जो 1919 का एक्ट था उसके अधीन भारत में डायरकी शासन को लागू किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 77, हमें कार तो दे दी गई है जिसमें ब्रेक भी है परंतु इंजन नहीं है। 1935 अधिनियम की आलोचना यह कहकर किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम की आलोचना यह कहकर की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था जो देवजियनों के द्वारा एक लोकप्रिय आंदोलन न चल पाने की व्याख्या करता है? तो ये जो कारण नहीं था वह था जनता से संपर्क बनाए रखने में सफल नहीं थे। यह जो कारण था वो लोकप्रिय आंदोलन न चला पाने की व्याख्या करता है, उसमें नहीं था ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 79, भारत में अंग्रेजों की हस्तक्षेप की नीति लाइसेंसेज फेरे का लक्ष्य है। तो इसका जो लक्ष्य था वह था भारत से कच्चे माल के निर्यात पर तथा ब्रिटिश उत्पादित वस्तुओं का भारत में आयात पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाना। इसमें जो हस्तक्षेप की नीति लाइसेंस फेरे का था उसका लक्ष्य था। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित सामाजिक घटनाओं का ऐतिहासिक क्रम क्या है? तो इसका जो ऐतिहासिक क्रम था, पहला लड़की शिशु हत्या पर रोक लगा दी गई थी, फिर था मानव बलिदान पर रोक, फिर उसके बाद था सती प्रथा पर रोक, फिर है देसी विवाह कानून पारित करना और अंत में है विधवा विवाह कानून पारित करना।
फिर क्वेश्चन नंबर 81, यह किसने कहा था कि कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत अथवा नियम जिसके विषय में माना जाता है कि इसकी व्युत्पत्ति आय के जमाने के हिसाब से की गई है को वेदों में उद्धत तथ्यों से सिद्ध किया जा सकता है। तो यह कथन था वो दयानंद सरस्वती का है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें जो सही सुमेलित था वह था, मैं बाद में बताता हूँ इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 83 जो है, 1940 के दशक में निम्नलिखित घटनाओं से एक कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो पहला आया था वो INA ट्रायल, जो इंडियन नेशनल आज़ाद हिंद फौज का जो ट्रायल हुआ था वही वो था। फिर उसके बाद था RIN इम्यूनिटी जो है वो था। फिर उसके बाद थर्ड में था जो कैबिनेट मिशन भारत आया था वो था। और लास्ट में था द डायरेक्ट एक्शन डे। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों को सही कालानुक्रम से सजाइए। तो इसमें पहला जो था वो लखनऊ कांग्रेस सत्र था। उसके बाद था फैजपुर कांग्रेस सत्र, फिर था हरिपुरा कांग्रेस सत्र, फिर था त्रिपुरी कांग्रेस सत्र। फिर है क्वेश्चन नंबर 85, 1930 के दशक के भारतीय राष्ट्रवादी नीतियों में कर्मचारी वर्ग की सहभागिता सापेक्षिक रूप से कम हुआ करती थी, यह अभिकथन दिया गया है। और कारण जो है, साम्यवादियों के विचार में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मध्यवर्गीयों का आंदोलन था, अनिवार्यता चारित्रिक रूप से प्रतिक्रियात्मक था। कारण अभिकथन और कारण दोनों सत्य और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 86, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुए विद्रोह को कालानुक्रम निम्नलिखित कूट के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें था उड़ीसा जमींदार, फिर त्रावणकोर का वेलुथम्पी विद्रोह, महाराष्ट्र के भील विद्रोह, फिर बुंदेला विद्रोह। फिर क्वेश्चन नंबर 87, बटलर कमीशन रिपोर्ट 1928 का संबंध है। तो इसका संबंध था राज्यों और परम सत्ता शक्ति के बीच संबंध से है। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है, 1920 के दशक में निम्नलिखित में से किस स्वराज्यवादियों को प्रो चेंजर कहा जाता था। तो इसमें जो प्रो चेंजर कहा जाता था वह था मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और हकीम अजमल खां। फिर 89 है, दिल्ली सल्तनत में बरीद कौन था। तो जो गुप्तचर था उसे बरीद कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 90 जो है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। तो इसमें हम मध्यकालीन भारत का ग्रामीण समाज पूर्णतः खंडों में विभाजित था। फिर है इसमें जो सही उत्तर है वह है ग्रामीण समाज के एक प्रमुख हिस्सा मिट्टी के घरों में रहता था। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है वो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक भारत का आंतरिक व्यापार वणिक श्रेष्ठियों तथा सार्थवाओं द्वारा संचालित किया जाता था, यह कथन सही है। फिर बी में है, व्यापारियों की प्रक्रिया का एक अच्छा संकेतक मुद्रा व्यवस्था थी, यह भी सही है। फिर शिल्पियों एवं व्यापारियों को श्रेणी अथवा संघ अस्तित्व में थे, ये भी सही है। ABC तीनों सही है और इसका ऑप्शन ए जो था वो सही था। फिर क्वेश्चन 92, भारत आने से पूर्व ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता था। तो उन्हें जो हैरीबर्ग कॉलेज था वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता था। अश्वघोष द्वारा रचित नाटक है। तो इस अश्वघोष द्वारा रचित जो नाटक है वो ऑप्शन सी राष्ट्रपाल है, वो अश्वघोष द्वारा रचित नाटक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 94, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस झील के निर्माण का आदेश दिया था। तो उसने सुदर्शन नामक झील के निर्माण का आदेश दिया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 95, DD कौशाम्बी के मतानुसार ऊपर से सामंतवादी का क्या तात्पर्य होता है। तो इसके मतानुसार ऊपर से सामंतवादी का तात्पर्य बलशाली राजा ने अपने अधीनस्थों पर अंशदान का बोझ डाल दिया, यह होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 96 जो है वह है, चीनी यात्री फायान किस रास्ते से भारत आया। तो यह जो गोपी खेतान रास्ता है, गोपी खोतान, उस रास्ते से भारत आया था। फिर 97 है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। तो जो बादशाह नामा था उसकी रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया था।
फिर क्वेश्चन नंबर 98 है, रानी दुर्गावती ने किसकी विस्तारवादी नीतियों पर विरोध जताया? तो इसने अकबर के विस्तारवादी नीतियों पर विरोध जताया। फिर क्वेश्चन नंबर 99 है, बख्शी कौन सा काम करते थे? तो बख्शी जो काम करते थे वह है सैन्य बलों का भुगतान करना। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है, मनसबदार वर्गीकृत थे? तो यह 33 ग्रेडों में वर्गीकृत थे। थैंक यू।